जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र आय दृष्टि की करंट अफेयर्स से आर्थिक परिदृश्य कवर करेंगे। हम इसको 2 क्लास में कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्लास को दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमने हाईलाइट कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। राजकोषीय घटनाक्रम पहले देखते हैं। तो इसमें पहला है दोस्तों आपका सुभद्रा योजना। देखिए, ये योजना जो है 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया गया। कहाँ? भुवनेश्वर, ओडिशा से किया गया। और सुभद्रा योजना जो है, ये योजना दोस्तों महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल होने की उम्मीद है। और इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु के सभी पात्र लाभार्थी को 5 वर्षों यानी कि वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 के मध्य की अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे दोस्तों। देखिए, 2 समान किस्तों में आपका प्रति वर्ष 10,000 रुपये की राशि सीधे सीधे लाभार्थी के आधार सक्षम और डीबीटी जो आधार से अटैच खाता है उसमें आपका जाएगा, बैंक खाते में जमा होगा, डीबीटी सक्षम बैंक खाते में जमा की जाएगी। ठीक है। धनराशि का हस्तांतरण स्थानांतरण जो है आपका प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन जो आमतौर पर अगस्त माह में पड़ता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च पर 5,000 रुपये की 2 किस्तों में किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। सालाना आपका 2 किस्त रहेगा 5,000 रुपये की, यानी कि 10,000 रुपये सालाना करके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस योजना का नाम जो है आपका देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया है, जो भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है। नेक्स्ट है इसमें केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। तो दोस्तों, ये 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा ये आपका योजना जो है प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस प्रणाली के तहत दोस्तों 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के जरिए जो है पेंशन पाना संभव हो जाएगा। और दोस्तों, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस की सुविधा जो है 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के वर्तमान में संचालित आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट यानी कि सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम 2.01 साइट्स 2.01 के हिस्से के रूप में लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय बजट 2024-25, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक 23 जुलाई 2024 को ये बजट प्रस्तुत किया गया दोस्तों। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। ठीक है, संसद में वर्ष 2024-25 का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया दोस्तों। ये प्रस्तुत बजट का आकार जो है, अनुमानित व्यय आपका जो है आपका 48,20,512 करोड़ रुपए है। ठीक है, याद रखिएगा इतना। और दोस्तों, इस बार के बजट में 4 मुख्य जातियों या समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कौन कौन? पहला है अन्नदाता फार्मर, दूसरा है गरीब, तीसरा है युवा, और चौथा है महिलाओं के ऊपर। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित करते हुए 80 करोड़ रुपए से अधिक लोगों को लाभार्थी बनाया गया है। और बजट को मुख्य रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई तथा मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से केंद्रित किया गया है। इस संदर्भ में आपका रोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं तथा पहलों को पैकेज की घोषणा की गई है दोस्तों। और ये 5 वर्ष की अवधि में आपका 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा, जिसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है। और सरकार द्वारा इस वर्ष आपका शिक्षा, रोजगार तथा कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, बजट का मुख्य विषय क्या था? रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमईज और मध्यम वर्ग। और बजट की प्राथमिकताएं जो है 9 प्राथमिकताएं हैं, उनको देख लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। पहला है इसमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, दूसरा रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, तीसरा समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और संरचना, और आपका नवाचार, अनुसंधान तथा विकास, फिर अगली पीढ़ी के सुधार। ठीक है, पहला इसमें देखते हैं कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। ये आपका जो तो 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र आपका स्थापित किए जाएंगे। झींगा ब्रूड स्टॉक्स
हेतु आपका न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, इसके लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी जो कि निम्न है, देख लेते हैं। योजना का में आपका पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले जो हैं आपका EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी को 1 माह के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 3 किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है, जो अधिकतम 15,000 रुपये होगा। और इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा 1 लाख रुपए का मासिक वेतन होगा। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। योजना खा में क्या है, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। ये आपका प्रथम 4 वर्ष के अंशदान के लिए विशिष्ट आपका EPFO अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन। पहली बार आपका रोजगार प्राप्त करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। योजना गा के अंतर्गत जो है 1 लाख रुपए प्रति माह दोस्तों के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी और उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह की आपूर्ति करेगी, ठीक है, EPFO अंशदान हेतु। और इससे आपका 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की उम्मीद है। और दोस्तों मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष आपका 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की उम्मीद है। और ये घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है दोस्तों। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम PM पैकेज चौथी योजना में जो है 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय में ये पूर्वोदय योजना, इसमें आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल है। राज्यों के नाम याद रखिएगा पूर्वोदय योजना में कौन कौन शामिल है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर गया बिहार में एक औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। ये BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ होगा, बिहार के गया में, ठीक है। और बिहार में आपका 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर सहित अन्य सड़क संपर्क मार्गों का विकास किया जाएगा तथा आपका 21,400 करोड़ रुपए की लागत से आपका विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। और पीरपैंती में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी। विनिर्माण और सेवाएं देख लेते हैं हम लोग। मुद्रा ऋण, इसमें आपका तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। और खाद अभिकिरणन आपका गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए 50 MSME इकाइयाँ आपका स्थापित की जाएंगी। 100 खाद गुणवत्ता तथा सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी दोस्तों। राज्यों और निजी क्षेत्र के सहयोग से 100 शहरों में पूरी तरह से अवसंरचना के साथ निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास होगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क जो हैं ये डेवलप किए जाएंगे दोस्तों। और क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये दोस्तों क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और उनके ओवरसीज अधिग्रहण के लिए आपका ये होगा। इंटर्नशिप अवसर PM पैकेज 5वीं योजना, इसमें 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की ये योजना है। इसमें ऊर्जा सुरक्षा का कुछ देख लेते हैं। इसमें आपका AUSC ताप विद्युत संयंत्र आपका NTPC और BHEL का एक संयुक्त आपका उधमपूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा, ठीक है, दोनों मिलकर। कौन, NTPC और BHEL। और दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास होगा। नवाचार अनुसंधान और विकास का अब देखते हैं हम लोग। इसमें अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़ाने के लिए आपका 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सीमा शुल्क में परिवर्तन, देखते हैं कस्टम ड्यूटी में चेंजेस किए गए। किफ़ायती दवाइयाँ दोस्तों, कैंसर की 3 और दवाइयों, कौन कौन सी दवा है उसको नाम एक बार देख लीजिए। ट्रेस्टुजुमैब,
दूसरा है डेरेक्सटेकन, तीसरा है ओसिमेटिरनिब और आपका तथा डर्वालुमैन पर सीमा शुल्क से आपका पूर्णतः छूट होगी। और मोबाइल उद्योग का क्या है कि मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसीबीए और चार्जर बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% किया जाएगा। घरेलू मूल्य संवर्धन में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम आदि पर 6.4% करना है इसमें। और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में आपका पूरी तरह से छूट मिलेगी। और दोस्तों, विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% की गई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन कितनी राशि का आवंटन बजट में किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मनरेगा देखते हैं। ठीक है, मनरेगा योजना के लिए देखिए 2023-24 से ज़्यादा 2024-25 इंपॉर्टेंट है। देखिए मनरेगा योजना के लिए 2024-25 में आपका 86,000 करोड़ रुपए में है आंकड़ा ये। ठीक है, 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है 2024-25 के दौरान मनरेगा योजना के लिए। और वहीं 2023-24 में आपका 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ठीक है, जो कि 16,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है इस बार के बजट में। अगला देखिए, अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए 2024-25 के बजट में किया गया है। नेक्स्ट नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए 2,228 करोड़ रुपए। औषध उद्योग के लिए पीएलआई ये 2,141 करोड़ रुपए। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6,903 करोड़ रुपए किया गया है। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए आपका 10,000 करोड़ रुपए किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि एलपीजी के लिए 1,500 करोड़ रुपए किया गया है। आईडीईए स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन के लिए 3,849 करोड़ रुपए किया गया है। और वित्त मंत्री की उपलब्धि देख लीजिए, केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मंत्री कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को, याद रखिएगा डेट, बजट कब पेश किया गया, 23 जुलाई 2024 को यह बजट प्रस्तुत किया गया। यह उनके द्वारा जो लगातार 7वां बजट पेश किया गया है। ठीक है, और 6 पूर्ण बजट था जिसमें कि और एक इसमें आपका आंतरिक बजट, तो कुल मिलाकर 7 बजट होगा टोटल इनके द्वारा पेश किया गया दोस्तों। और इसमें आपका जो है 48.21 लाख करोड़ रुपए का अर्थ है ये इस बजट में। ठीक है, राजकोषीय घाटा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। बजट अनुमान 2024-25 में आपका 16.13 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। ठीक है, जो इसी वर्ष की अनुमानित जीडीपी का 4.9% है। ठीक, और 2024-25 के अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा जो है पिछले वर्ष विगत वर्ष के अनंतिम वास्तविक अनुमान आपका 16.54 लाख करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 40.36 हजार करोड़ रुपए कम है। ठीक, राजस्व घाटा का देख लेते हैं। तो इसमें 24-25 के लिए बजट में आपका 58.02 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 24-25 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1.8% है। अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, इसके आपका 1.89 लाख करोड़ रुपए है आपका अनुमान, और जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। और प्राथमिक घाटा भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक घाटा जो है जीडीपी का मात्र 1.4% अनुमानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, सकल कर राजस्व जीडीपी का 11.8%, प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 6.8%, अप्रत्यक्ष कर जो है इनडायरेक्ट टैक्स ये आपका ये जीडीपी का 5% है। ठीक है, बजट अनुमान आपका 2025 के सकल कर राजस्व जो 38.40 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें कि अप्रत्यक्ष कर 42.53% है दोस्तों, और प्रत्यक्ष कर की बात करें तो 57.47% है। और शीर्ष 3 कर राजस्व आपका आयकर में आपका 11.87 लाख करोड़ रुपए, और वस्तु एवं सेवा कर का आपका 10.62 लाख करोड़ रुपए, और निगम कर का 10.20 लाख करोड़ रुपए। ये तीनों आपका टॉप पे है, याद रखिएगा इसमें बजट में कौन कौन सा आयकर, वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर। ये टैक्स स्लैब है दोस्तों, कितने लाख से कितने लाख तक के लिए कितना प्रतिशत का आपका कर की दर है। ठीक है,
तो 3 लाख रुपए तक के लिए शून्य है आपका वर्तमान आय स्लैब, और 5%, ये 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख रुपए तक का 5% है वर्तमान आय स्लैब। और ये 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख रुपए तक का 10% है। 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक का 15% है। 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख रुपए तक का 20% है। और वहीं 15 लाख रुपए से अधिक के लिए आपका यहाँ पर दोस्तों 30% है कर की दर। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और नई कर प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली मानक कटौती जो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना, 75,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है दोस्तों। और ये 15,000 रुपये बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है दोस्तों, ये पारिवारिक पेंशन कटौती में नई कर प्रणाली के तहत। और दोस्तों कर्मचारी के वेतन के आपका 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने का प्रस्ताव है दोस्तों। ठीक है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, ये इसके बारे में जो है, कर संबंधी विवादों के निपटाने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी दोस्तों। ठीक है। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 2024-25 के बजट में जो है, पीएम पोषण योजना के लिए 12,467 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। जल जीवन मिशन के लिए आपका 70,163 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का। पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 30,171 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,05,250 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस शहरी दोनों के लिए आपका 84,671 करोड़ रुपए का। और जल जीवन मिशन या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 70,163 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट में, याद रखिएगा। समग्र शिक्षा के लिए 37,500 करोड़ रुपए। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 21,200 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका के लिए 15,047 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 14,600 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़ रुपए। और कुल सब्सिडी जो है आपका बजट अनुमान 2024-25 में आपका कितना था, कुल सब्सिडी जो दी गई है आपका दोस्त 4,28,422.67 करोड़ रुपए कुल सब्सिडी। और इसमें जिसमें कि आपका इसी के अंतर्गत खाद सब्सिडी कितनी है, तो खाद सब्सिडी इसमें दोस्तों दी गई है 2,05,250.01 करोड़ रुपए, जो कि 47.91% है। और इसी में आपको उर्वरक सब्सिडी जो दी गई है आपका 1,63,999.80 करोड़ रुपए, जो कि 38.28% है। और एलपीजी सब्सिडी दोस्तों आपका 11,925.01 करोड़ रुपए, जो कि 2.78% है। और यूरिया सब्सिडी इसके अंतर्गत दी गई है आपका, यूरिया सब्सिडी के लिए दिया गया है दोस्तों 1,18,999.80 करोड़ रुपए, जो कि 27.78% में है। और दोस्तों देखते हैं किस मंत्रालय को कितनी राशि आवंटन की गई है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रक्षा मंत्रालय को दोस्तों आपका आवंटन किया गया है 6,21,940.85 करोड़ रुपए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2,78,000 करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय को आपका 2,55,393 करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को दोस्तों आपका 2,23,323.36 करोड़ रुपए। और गृह मंत्रालय को आपका 2,19,643.31 करोड़ रुपए का। आर्थिक समीक्षा 2023-24 देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये दोस्तों प्रस्तुत किया गया था केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 22 जुलाई 2024 को, याद रखिएगा डेट आपका 22 जुलाई 2024 को। तो ये दोस्तों वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक जो वृद्धि दर है 8.2% दर्ज है, जबकि वर्ष 2024-25 के लिए यह
6.5 से 7% अनुमानित है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं सबसे ज़्यादा व्यय किस जगह पर, किस एरिया में हुआ है बजट में। तो टॉप 3 इसमें देख लीजिए। सबसे ज़्यादा व्यय हुआ है दोस्तों 21%। किस पर? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ये 21% है। और उसके बाद नंबर आता है ब्याज अदायगी का दूसरे नंबर पर, और थर्ड नंबर पर दोस्तों ब्याज अदायगी का 19% है। और 16% जो व्यय है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसमें आपका रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्राप्तियां कहाँ से हुई ये देख लीजिए बजट में। तो सबसे इसमें पहले नंबर पे आता है उधार एवं अन्य देयताएं, ये 27% है, सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राप्ति हुई है। दूसरे पर आता है आपका आयकर, ठीक है, ये 19% है। थर्ड पर आता है दोस्तों 18% वस्तु एवं सेवा कर है। और चौथा भी देख लीजिए निगम कर है, ठीक है, ये 17% है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ। और दोस्तों चालू खाता घाटा जो है वित्त वर्ष 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7% रहा। और भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 1993 के लगभग 288 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गई है, याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। और दोस्तों ये सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो क्रमशः आपका 17.7% है, फिर 27.6%। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी। दोस्तों कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः कितने कितने प्रतिशत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्तमान मूल्यों पर। तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 17.7% है, उद्योग की 27.6% है, और सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है 54.7% है, याद रखिएगा दोस्तों। या फिर 55% ऑप्शन रहेगा तो आप लोग यहाँ मार सकते हैं, ठीक है, 55% या 54.7 में कोई भी रहेगा। ठीक, उद्योग में आपका 27.6% है, अगर ऑप्शन में रहेगा 28% तो 28% भी ऑप्शन में मार सकते हैं। ठीक है, और कृषि में अगर आपका 18% दे देगा तो वो यहाँ पर सही हो जाएगा, 18% मार सकते हैं, या फिर 17.7 देगा तो ऑप्शन में यही मारिएगा एग्जैक्ट जो है, ठीक, आंकड़ा। तो इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी यहाँ पर। अंकटाड के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2023 में 2% घटकर 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया, जबकि वर्ष 2022 में यह 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर था दोस्तों, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में हिस्सेदारी जो है कितनी है। तो 2022 का ये जो आंकड़ा है वो आप लोग देख लीजिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रतिशत में है 1.6% है दोस्तों इसमें। 2020 में था वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में हिस्सेदारी, और 1.8% 2021 में था, 2022 में भी 1.8%। और वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी आपका कितना है 4.4%, 2022 का ही आंकड़ा देखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वैश्विक वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी ये 2.4%, 2022 का आंकड़ा ये, ठीक है। विश्व व्यापार में भारत का रैंक दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वस्तु निर्यात में आपका 21वां रैंक है। फिर देखिए वस्तु निर्यात में जो है आपका 2020 में 21वां रैंक था, 2021 में 18वां रैंक था, 2022 में भी 18वां ही रैंक था, ठीक है। 18वां रैंक 2022 में था, याद रखिएगा। 2022 का ही देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वस्तु आयात में आपका ये 9वां रैंक था 2022 में, सेवाओं का निर्यात में 7वां रैंक, सेवाओं का आयात में 8वां रैंक, ठीक, 2022 में। फुटवेयर के उत्पादन में पहले स्थान पर दुनिया का कौन सा देश है? चीन है। उसके बाद भारत का नंबर आता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जो वैश्विक उत्पादन में 13% तथा वैश्विक निर्यात में 2.2% का योगदान देता है दोस्तों, ठीक है, भारत। और भारत 2014 में 23वें सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक से वर्ष 2022 में विश्व का 6वां सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है दोस्तों, ठीक है। पहले 2014 में 23वां था और 6ठा बन गया है 2022 में स्मार्टफोन का निर्यातक भारत। भारत से सर्वाधिक निर्यातित वस्तु इंजीनियरिंग सामान रहा है, जिसका कुल निर्यात में योगदान वित्त वर्ष 2019 में 25.3% तथा वित्त वर्ष 2024 में 25% रहा।
और भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वर्ष 2018 के 28वें स्थान से बढ़कर 2022 में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है दोस्तों, और 2001 में यह 24वां स्थान पर था। और भारत जो है दूरसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना सेवाओं के निर्यात में विश्व में दूसरे स्थान पर है दोस्तों। और वहीं व्यक्तिगत सांस्कृतिक एवं मनोरंजक सेवाओं के निर्यात में 6ठे स्थान पर है, और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में 8वें स्थान पर है। परिवहन सेवाओं के निर्यात में 10वें स्थान पर तथा यात्रा सेवाओं के निर्यात में 14वें स्थान पर है भारत। याद रखिएगा, ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेह का डेमचोक गांव जो कि 13,800 फीट की ऊंचाई पर है, वो जल जीवन मिशन के तहत जुलाई 2022 में पहला नल जल कनेक्शन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ? लेह में डमचोक गांव में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है, और 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं उत्तर प्रदेश में। यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और भारतीय कृषि क्षेत्र में लगभग दोस्तों आपका 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है भारतीय कृषि क्षेत्र। और वर्तमान कीमतों पर देश की जीडीपी में 18.2% की हिस्सेदारी रखता है ये आपका कृषि क्षेत्र। और 2023-24 के अनुमानित अनुमानों के अनुसार आपका अंतिम अनुमानों के अनुसार दोस्तों कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर जो है 1.4% रही, जो 22-23 में 4.7% की वृद्धि दर से कम है। ठीक है, भारत जो है चावल, गेहूं, कपास सहित अन्य फसलों के उत्पादन के संदर्भ में विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत, और दूध, दाल और मसालों के उत्पादन में पहले स्थान पर है, टॉप पर है भारत। 2022-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन किया, जो कि वैश्विक उत्पादन का 8% करते हुए वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है भारत ने। और भारत का फार्मा बाजार जो है वर्तमान में $50 बिलियन का है, और यह तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का बाजार है फार्मा बाजार। ठीक है, भारत का। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है, और टॉप 5 निर्यातक देशों में से एक है भारत, कपड़ा का सबसे बड़ा निर्माता। सेवा क्षेत्र में भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान बना हुआ है भारत का जो सेवा क्षेत्र है, जो 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% है। ठीक है, सेवा क्षेत्र। और वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र का 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। और वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर जो सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है, और इससे आगे कौन कौन देश है वो भी देख लीजिए। यूरोपीय संघ है दोस्तों, यूएसए है, यूके है तथा चीन है। ठीक है, ये 4 है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। और दोस्तों भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, और नेस्कॉम के अनुसार भारत का टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, और इसने यूएसए तथा यूके की तुलना में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में हिस्सेदारी देख लीजिए। निर्यात की हिस्सेदारी 21.9%, निजी उपभोग 60.3%, निवेश की हिस्सेदारी 30.8%। अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है सकल राष्ट्रीय आय यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम में आपका वर्तमान कीमतों पर 2023-24 का जो है आपका कितना है, कह सकते हैं 2,91,04,354 रुपये है दोस्तों। और स्थिर कीमतों पर देख लीजिए, ये भी कितना, 1,71,25,892 रुपये है। और यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोग तो वृद्धि दर 9.5% है, और ये वृद्धि दर यहाँ पर 8.2% है। निवल राष्ट्रीय आय जो वर्तमान कीमतों पर ये कितनी है 2023-24 में, ये भी देख लीजिए आप लोग थोड़ा थोड़ा एक नज़र, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान कीमतों पर दोस्तों ये आपका 2023-24 में दोस्तों आपका ये 1,84,205 आपका ये रुपए में है, और वृद्धि दर 8.7% है। और स्थिर कीमतों पर 2023-24 में ये आपका
1,06,744 रुपये है आपका। वृद्धि दर 7.4% है। अब देखते हैं प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो देखते हैं चावल के मामले में पहले स्थान पर तेलंगाना है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। चावल के मामले में यूपी दूसरे स्थान पर, तीसरे पर ये पश्चिम बंगाल। गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, गेहूं उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे पर और पंजाब तीसरे पर। मक्का उत्पादन में कर्नाटक पहले पर, बिहार दूसरे पर है आपका, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। मोटा अनाज के उत्पादन में, कुल मोटा अनाज के उत्पादन में राजस्थान पहले पर है, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर मध्य प्रदेश। अरहर, तूर के उत्पादन में कर्नाटक पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर, उत्तर प्रदेश यहाँ तीसरे स्थान पर है। और कुल दाल के उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर, तीसरे पर राजस्थान है। अब आप देखते हैं चना उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर राजस्थान है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है दोस्तों, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, पंजाब तीसरे पर है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे पर है, मध्य प्रदेश यहाँ पर तीसरे स्थान पर है दोस्तों। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले पर है, उत्तर प्रदेश यहाँ दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर, तीसरे पर राजस्थान है। सूर्यमुखी के उत्पादन में कर्नाटक पहले पर है, हरियाणा और फिर ओडिशा का नंबर आता है। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान पहले पर है, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात का नंबर आता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है दोस्तों, और महाराष्ट्र का फिर नंबर आता है, फिर कर्नाटक का नंबर आता है। कपास के उत्पादन में गुजरात पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, तीसरे पर तेलंगाना है। जूट और मेस्ता के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे पर है, और असम आपका तीसरे स्थान पर है। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश देख लीजिए। चीन है पहले नंबर पर दोस्तों, इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 15.1% है। रूस दूसरे स्थान पर, इसकी हिस्सेदारी 9.1% है। तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी हिस्सेदारी 7.1% है। चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, इसकी हिस्सेदारी 6% है। और सऊदी अरब है 5वें पर, इसकी हिस्सेदारी निर्यात में आपका दोस्तों, आयात में इसकी हिस्सेदारी 4.7% है। निर्यात की दृष्टि से टॉप 3 देश कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसकी हिस्सेदारी 17.7% है। और संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी हिस्सेदारी 8.2% है। नीदरलैंड्स है, इसकी हिस्सेदारी 5.1% है। मानव विकास संकेतक जो है आपका, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो 2016 से 2020 के दौरान शीर्ष राज्य कौन है? केरल है। कुल 75 वर्ष आपका ये आयु है, और पुरुष की जिसमें 71.9 वर्ष है, महिला की 78 वर्ष है। फिसड्डी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है सबसे फिसड्डी राज्य, और कुल इसमें कुल 66 ईयर्स है आपका, और पुरुष जिसमें कि 65.3 है, और महिला इसमें 66.7 वर्ष है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म वर्ष 2020 में आपका न्यूनतम जो है मिजोरम है 3, ठीक है, और अधिकतम जो है मध्य प्रदेश है 43। जन्म दर प्रति 1000 वर्ष 2020 में आपका शीर्ष राज्य बिहार है दोस्तों, याद रखिएगा 25.5 है। और दूसरे पर आपका उत्तर प्रदेश का नंबर आता है यहाँ दूसरे पर, याद रखिएगा ये भी 25.1 है उत्तर प्रदेश का। अंतिम स्थान पर राज्य कौन सा है? गोवा है, 12.1 है दोस्तों इसका। और मृत्यु दर प्रति 1000 वर्ष 2020 में आपका सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है, 7.9 है। और न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य आपका केंद्र शासित प्रदेश एनसीटी ऑफ दिल्ली है, 3.6 है इसका। कुल प्रजनन दर वर्ष 2020 में सर्वाधिक जो है बिहार में है, 3.0 है। दूसरे पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर सर्वाधिक वाले में दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश का स्थान, 2.7 है। और मध्य प्रदेश तीसरे पर है, 2.6। और न्यूनतम में देखा जाए तो पहले पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है, 1.4, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि तथा डेलुम लुम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दोस्तों। तो 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई पीएम स्ट्रीट वेल्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य शहरी स्ट्रीट वेल्डर्स को बिना किसी जमानत के 80,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
पुरस्कार श्रेणी देख लीजिए। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है आपका रीढ़ प्रदर्शन में। तो राज्य श्रेणी में अगर देखा जाए तो बड़े राज्य के अंतर्गत आपका रैंक 1 आपका मध्य प्रदेश को मिलता है। बड़े राज्य में दूसरा रैंक आंध्र प्रदेश को और तीसरा रैंक पंजाब को मिलता है बड़े राज्य में। छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान लद्दाख का है और दूसरा स्थान पुडुचेरी का है। पर्वतीय एवं उत्तर पूर्वी राज्य में पहला स्थान असम का है, दूसरा स्थान सिक्किम का है। उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार जो है पहले स्थान पर इसमें महाराष्ट्र को मिला है, दूसरे पर आपका उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। पुरस्कार श्रेणी सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले ऋणदाता संस्थान ऋण प्रदर्शन, ठीक है, ऋणदाता संस्थान कौन है। तो एक तरफ श्रेणी है दोस्तों, देखते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंक जो है आपका इसमें पहले स्थान पर कैनरा बैंक है, दूसरे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तीसरे पर बैंक ऑफ इंडिया है। और ऋण देने वाली अन्य संस्थाएं कौन है। पहले पर इसमें आपका आर्यव्रत बैंक है, दूसरे पर केरल ग्रामीण बैंक है। और पुरस्कार श्रेणी सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाएं, इसमें कौन है। बड़े राज्यों में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और अन्य राज्य में है दूसरा रैंक मिला है असम को। पुरस्कार श्रेणी सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली यूएलवी स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि। तो इस श्रेणी में आपका देखा जाए तो मेगा एवं मिलियन प्लस शहर आपका जनसंख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसमें पहला रैंक वाराणसी नगर निगम उत्तर प्रदेश को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। और दोस्तों बड़े शहर में देखा जाए मेजर सिटी जनसंख्या जिसमें कि 1 से 10 लाख तक की है, तो उसमें आपका पहला रैंक झांसी नगर उत्तर प्रदेश को मिला है दोस्तों, यूपी का ही है, ठीक है ये भी। और दूसरा रैंक काकीनाडा शहरी नगर निगम आंध्र प्रदेश को मिला है। तीसरा रैंक इसमें खरगोन नगर निगम मध्य प्रदेश को मिला है। अब देखते हैं दोस्तों, सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग में देखते हैं आपका पुरस्कार इसमें मिला है। समग्र राज्य प्रदर्शन में आपका बड़े राज्यों में अगर देखा जाए तो इसमें आपका पहले रैंक पर केरल है, उत्तर प्रदेश है दूसरे पर और तीसरे पर राजस्थान है। और एनईआर एवं पर्वतीय राज्य में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है पहले रैंक पर, दूसरे पर त्रिपुरा है और तीसरे पर उत्तराखंड है। सर्वश्रेष्ठ यूएलबी में अगर देखा जाए तो मिलियन प्लस शहर में आपका यानी कि 10 लाख से अधिक में, तो आपका पहले पर आपका जबलपुर है दोस्तों। इसमें देखिए मिलियन प्लस शहर में देखा जाए, पहले मिलियन प्लस शहर देखिए, इसमें आपका जबलपुर है, नागपुर है दूसरे पर और नासिक है तीसरे पर। पहले पर इसमें जबलपुर है। और आपका अगर 1 से ये 10 लाख से अधिक में देखा जाए तो मध्य प्रदेश पहले पर है, महाराष्ट्र है दूसरे पर और तीसरे पर भी आपका दोस्तों महाराष्ट्र ही है इसमें। आयुष पर सर्वेक्षण 2022-23 ये एनएसएस के 79th दौर में आपका ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि एनएसएसओ द्वारा आयुष का पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया गया। इस सर्वेक्षण में दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ दुर्लभ गांवों को छोड़कर पूरे देश को शामिल किया गया है दोस्तों। अब इसमें देख लीजिए, कुछ ग्रामीण में आपका पुरुष देखा जाए तो 94.7% है, महिलाएं 94.8 है और व्यक्ति 94.8। शहरी में भी आपका पुरुष 95.8 है, महिलाएं 96.1 और व्यक्ति 96% है, ठीक है दोस्तों। और ग्रामीण भारत में अरुणाचल प्रदेश 77% को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष के बारे में जागरूकता का स्तर 87% से 99% तक है दोस्तों। मतलब ग्रामीण भारत अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ। अब देखा जाए तो वास्तविक 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद रियल जीडीपी में 8.2% की वृद्धि दर का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यह 7% अनुमानित है। अब 2023-24 में वास्तविक सकल मूल्य संवर्धन में आपका 7.2% की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 6.7% थी। और वर्ष 2023-24 में नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई।
ये दोस्तों कुछ आपका आर्थिक गतिविधियों एवं जीएवी की वृद्धि दर आप लोग देख लीजिए। उद्योग एक तरफ है, एक तरफ प्रतिशत परिवर्तन है, स्थिर कीमतों पर है, एक तरफ है आपका चालू कीमतों पर। तो प्राथमिक क्षेत्र में पहले देखते हैं, 2.1% हुआ है कुल प्राथमिक क्षेत्र का, 2.1% 2023-24 में स्थिर कीमतों पर। और चालू कीमतों पर बात करें 2023-24 में तो 5.5 है, ठीक है। और कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, 1.4% स्थिर कीमतों पर है और 5.4 है आपका, 5.4 है आपका चालू कीमतों पर। खनन एवं उत्खनन में 7.1 है और चालू कीमतों पर 6.3 है। द्वितीयक क्षेत्र में 9.7 है आपका ये, और 8.7 इधर है। विनिर्माण में इसमें 9.9 है और इधर 8 है। आपका विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में 7.5 है आपका, इधर 9.8 है। निर्माण में 9.9 है और 9.4 है। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र देखा जाए तो 7.6 है कुल और इधर 9.6 है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाओं में 6.4 है और इधर 6.2 है। और वित्त, वास्तविक संपदा एवं व्यावसायिक सेवाओं में 8.4 है, इधर इधर 9.9 है। लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में 7.8 है, इधर 13.5 है। और आपका आधार कीमतों पर जीवीए क्या है, 7.2 है और इधर 8.5 है, ठीक है। याद रखिएगा, चालू और स्थिर कीमतों पर यहाँ पर दिया हुआ है ये आंकड़ा। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024। तो यह योजना 9 मार्च 2024 से लागू हो गई है, जो 8 मार्च 2034 तक लागू रहेगी दोस्तों, ठीक है। और लगभग 83,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे दोस्तों, जहाँ तक कि अनुमान है इस योजना की अवधि के दौरान, 10 वर्ष की लगभग जो अवधि है। और अब देखते हैं WEIDE निधि। ये 25 फरवरी 2024 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र यानी कि ITC द्वारा 50 मिलियन US डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि को लॉन्च किया गया है दोस्तों। और शुरुआत जो है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अवसर पर की गई थी इसको। और पहले दाता डोनर के रूप में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE द्वारा इस कोष को 5 मिलियन US डॉलर की राशि आवंटित की गई है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक FDI की अनुमति मिल गई है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कैटेगरी है ABC, इसमें कितना कितना प्रतिशत है देख लीजिए। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74%, जिसमें कि उपग्रह विनिर्माण और प्रचालन, सैटेलाइट डाटा उत्पाद, ग्राउंड सेगमेंट तथा प्रयोक्ता खंड 74% के बाद ये गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं। B नंबर है स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक। प्रक्षेपण यानों और संबंधित प्रणालियों और या फिर उप प्रणालियों, अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित करने के, रिसीव करने के लिए स्पेसपोर्ट का निर्माण 49% के बाद ये गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती है। C नंबर है स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक। उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और प्रयोक्ता खंड के लिए घटकों और प्रणालियों, उप प्रणालियों का विनिर्माण। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, UPPCS के लिए बराबर प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कुल बजट आपका पेश किया गया। कब किया गया, डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 2024 को। और कुल बजट आपका दोस्तों कितना है, यह है 7,36,437.71 करोड़ रुपए का राज्य बजट प्रस्तुत किया गया, अनुमान, ठीक है। इस कुल व्यय में आपका जो है, इसमें 5,32,655.33 करोड़ रुपए का राजस्व लेखा हुआ है तथा आपका दोस्तों 2,03,782.38 करोड़ रुपए का पूंजी लेखा हुआ है, इसमें शामिल है। और राज्य बजट जो है 2024-25 में आपका 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं जो है इसमें सम्मिलित की गई हैं दोस्तों। और जबकि विगत वर्ष, पिछले वर्ष में आपका जो है कि कितना किया गया था, इसमें 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया था इसमें।
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बजट से रिलेटेड देख लीजिए। बजट का आकार जो है दोस्तों 7.36 लाख करोड़ रुपए वर्ष 2023-24 के सापेक्ष 6.7% की वृद्धि, ठीक है। और व्यय जो है दोस्तों राजस्व व्यय 5.33 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 2.04 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय जो है 1.55 लाख। कितना है पूंजीगत परिव्यय? 1.55 लाख करोड़। और प्राप्तियां क्या है? कुल प्राप्तियां 7.21 लाख करोड़ रुपए, राजस्व प्राप्तियां 6.07 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं? 1.14 लाख करोड़ रुपए। राज्य की अपनी कर प्राप्तियां SOTR क्या है आपका? 2.70 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बजट में युवा रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की गई, के लिए वो दी गई 2 मेगा सरकारी ITI की स्थापना और 69 ITI का उन्नयन किया गया। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानिक राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये हुई है दोस्तों। और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का भी गठन किया गया है इस दौरान। और संरचना विकास एवं औद्योगिकीकरण, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण BIDA का गठन किया गया। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए FDI नीति 2023, सेमीकंडक्टर नीति 2023। यहाँ अनुसंधान और नवाचार के लिए नवरचना के लिए क्या क्या किया गया? सरकारी विभागों में AI/ML और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग, AI सेंटर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, IIT कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना, याद रखिएगा। पर्यटन एवं संस्कृति के लिए आपका अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नॉर्थ कॉरिडोर बरेली में थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के लिए क्या क्या किया गया? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब एवं कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना। प्रमुख विभागों का आवंटन करोड़ रुपए में कितना कितना आवंटन किया गया दोस्तों? तो देख लेते हैं कितनी राशि आवंटित की गई बजट में। प्राथमिक शिक्षा के लिए आपका 76,035 रुपये आपका आवंटित की गई, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ रुपए में। ऊर्जा के लिए आपका 57,071 करोड़ रुपए आवंटन किया गया दोस्तों। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आपका 27,086 करोड़ रुपए, नगर निगम के लिए 25,698 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 25,409 करोड़ रुपए, नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 25,110 करोड़ रुपए, पंचायती राज के लिए 21,197 करोड़ रुपए, भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 21,054 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब दोस्तों प्रमुख योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटन की गई है दोस्तों इस बजट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़ रुपए, PM आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,441 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ रुपए, समेकित बाल विकास योजना के लिए 5,129 करोड़ रुपए, पेंशन सामाजिक क्षेत्र के लिए 12,620 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 5,060 करोड़ रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट है मनरेगा का, ठीक है। PM ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए, PM आवास योजना शहरी के लिए 3,948 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2,708 करोड़ रुपए, अमृत 2.0 के लिए 4,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। भारत में प्रथम स्थान देख लीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना में और PM स्वनिधि योजना में, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, ठीक है। भारत में प्रथम स्थान। भारत में दूसरा स्थान दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों। उत्तर प्रदेश को DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। UP को DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। UP PCS के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और निर्यात तत्परता सूचकांक 2019 में आपका 11वां और 2022 में दोस्तों 7वां स्थान। और वस्तुगत निर्यात लाख करोड़ रुपए में दोस्तों 2019 में 11वां, 2022 में भी 7वां, इसमें भी। और लेट्स सूचकांक में 2019 में 13वां नंबर मिला है।